आप अब मैडम आपको ये नोट्स आ गए थे समझ में? मैडम ये हाँ, काली मूंग बिछा रही है। हाँ, जल्दी दो। माइक। ब्लर से हटा दो, बैकग्राउंड हटा। चलिए। जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। और आज सब लोग कमर कसकर आए हैं कि आज पूरा मध्य लोक का वर्णन समझने वाले हैं आप सभी, है ना। तो हमारे हम क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए हैं अपन, तो फटाफट से प्रारंभ करते हैं। सब लोग दिखाइए अपनी अपनी कॉपी पेन, क्या लेकर आए हैं आप लोग। हाँ, वंदना जी, कहाँ है आपकी कॉपी? कल्पना जी, शोभा जी। हाँ, बहुत बढ़िया, आरती जी, रेखा जी। बहुत अच्छा, अरे वाह, अभिलाषा जी भी बहुत अच्छा। चलिए, आप जल्दी से कलेक्ट कर लीजिए अपनी अपनी कॉपी, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं और फिर ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बस ये समझ लीजिए कि ये अंतिम हमारा अध्याय, जो तीसरा अध्याय है, इसका अंतिम अंतिम सत्र चल रहा है। इसके बाद ये रिपीट नहीं करेंगे। अभी तक तो बहुत बार रिपीट हो चुकी है हमारी बातें, लेकिन अब बस हम आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट से कॉपी पेन निकाल कर बैठिए आप लोग। हम समझ रहे हैं ढाई द्वीप की रचना। हाँ, मैं किसी का एक दो का माइक ओपन रखूंगी, ताकि कुछ आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। जहां से मुझे बैकग्राउंड आवाज की आशंका नहीं होगी, उनका माइक मैं ओपन रखूंगी। हाँ, सुषमा जी, दिखाई दे रहा है बोर्ड आपको? हाँ जी। हम्म अब हमें समझना है ढाई द्वीप। और ढाई द्वीप में ढाई द्वीप में 2.5 द्वीप आते हैं, और दो समुद्र हम्म आते हैं, और 2.5 मतलब ढाई द्वीप आते हैं। तो अब इसमें दो तरीके हैं समझने के, कि हम पहले तो बीच का द्वीप समझें, फिर उसके बाद हम बाहर की रचना समझें, या फिर पहले बाहर की रचना समझें और फिर बीच में आए। तो क्या समझना चाहेंगे आप, किस तरह से समझना चाहेंगे? दीदी, बीच का पहले बीच का, फिर उसके चारों तरफ का। मेरे को तो ठीक ऐसे है, ही लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही कर लो। हम्म देखिए, इधर सब लोग अपनी अपनी कॉपी में बनाते जाइएगा। तो बीच में आप पहले इतना समझ लीजिए कि जो ढाई द्वीप है, उसके बीचों बीच जम्बू द्वीप है। सबसे पहले अंदर जम्बू द्वीप है, उसके बाद चारों तरफ समुद्र है, उसके बाद दूसरा द्वीप है, उसके बाद समुद्र है, उसके बाद तीसरा द्वीप है, जिसको कि हम आधा काउंट करेंगे। तो ये ढाई द्वीप है। अब हम सबसे पहले जो बीचों बीच है जम्बू द्वीप, उसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एक बिल्कुल राउंड बनाइए। मैं दिख नहीं रहा, दिखाई दे रहा है? हम्म देखना, दिख रहा है? ये बहुत अच्छी लाइन बनाई है, वो दिख रहा है, दिख रही, देखो।
हम्म। मिटाऊं? आपके पास प्रकार वगैरह यदि हो तो आप उससे भी राउंड बना सकते हैं, तो आप ऐसे भी राउंड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम्म। थोड़ा सा जल्दी जल्दी। अब ये जो हमारा जम्बू द्वीप है, तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा एकदम राउंड बनाने के लिए आप प्रकार की सहायता ले सकते हैं। हम एकदम ऐसे टेम्परेरी बना रहे हैं सारा, क्योंकि जगह इतनी और क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक है, अब इसके हमको कितने पर्वत हैं सुषमा जी बोलते जाइएगा, मुझे पता चलना चाहिए कि सबको समझ में आ रहा है। कितने पर्वत हैं? छह। छह पर्वत हैं। 6 पर्वत हैं, तो हमको इसके 6 पार्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये सबसे पहले बीच में 2 लाइन, 2 पॉइंट्स बना दिए हमने। तो 2 लाइन सबसे पहले हम्म। बीच की बना दी, एक और ये दो। 6 पर्वत है, अभी उसमें से 2 पर्वत हुए हमारे। तो अब 2 इधर बनाने हैं हमें, एक और एक, 2, 4 हो गए, हाँ, 5 और एक ये 6। ठीक है, बन गए। हम्म। 6 पर्वत के कारण ये कितने बन गए? ये तो हम्म। पर्वत हमने तो लाइन बनाई है, लेकिन ये पूरे पर्वत है बड़े बड़े। ये जो लाइंस बनाई है ये पूरे बड़े बड़े पर्वत है। हम्म। इन पर्वतों के कारण 1 2 3 4 5 6 7 7 क्षेत्र बन गए हैं। मनी जी, कितने क्षेत्र बन गए? 7 क्षेत्र विभक्त हो गए हैं 6 पर्वत के कारण। हम्म। ठीक है, हम्म। अब ये जो बीच वाला, जो 2 पर्वत के बीच की जो जगह सबसे बीच में, यहां पर एक राउंड हम्म। बनाइए। ये राउंड है सुमेरु पर्वत। बिल्कुल बीचों बीच, इस जम्बू द्वीप के बिल्कुल बीच में सुमेरु पर्वत है। अब हम उसको ऊपर से देखेंगे ना, जैसे हम एरोप्लेन में से जा रहे हैं तो ऊपर से देखेंगे तो ये हमें राउंड दिखाई देगा, लेकिन नीचे से देखेंगे तो ये पूरा ऊंचा पर्वत है। 1 लाख योजन का पर्वत है ये, तो ये सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है यहाँ पर। अब ये जो 6 पर्वत हैं, 6 पर्वत के नाम बोलिए सुषमा जी। पदम, महापदम, तिगिच, केसरी, रुक्मी और नहीं नहीं सिक्री। नहीं 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 नहीं। अच्छा, उसके ये किसके बोल रहे हैं? छह पर्वत के। ये हे- हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन। यही तो हो गए। हाँ ये है। हेमवन। हाँ बोल दिए हिमवन, सुषमा जी ने महाहिमवन। बोल दी, रुकिए। हम्म। हिमवन, महाहिमवन, फिर निषद, हिमवन, महाहिमवन, नील, निषद, नील, रुक्मी और रुक्मी, शिखरिन। शिखरिन। हाँ। 6 पर्वत है, ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये 6 पर्वत है। हम्म। और इन 6 पर्वत के हम्म। कारण 7 क्षेत्र बन गए। 7 क्षेत्र के नाम बोलिए। भरत, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और एरावत। बिल्कुल ठीक, हम्म। ये 7 क्षेत्र के नाम है। और ये 7 पर्वतों के नाम, 6 पर्वतों के नाम थे। अब ये जो 6 पर्वत है, तो पहला पर्वत कौन सा हम्म। है? हिमवन पर्वत। इस हिमवन हम्म। पर्वत के ऊपर बीचों बीच ये एक सरोवर बना हुआ है। ऐसे ही हर पर्वत के बीच में एक सरोवर बना हुआ है। तो ये 6 सरोवर है। इस जो पहला सरोवर है, नीचे से दिखाई दे रहा है आपको, सबसे नीचे वाला, ये है पद्म सरोवर। पद्म सरोवर। हम्म। पद्म हद भी बोलते हैं इसको, सरोवर भी बोलते हैं। तो ये पद्म सरोवर है। ठीक है, हम्म। इसका नाम पद्म सरोवर है।
जिसको थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा हो वो तुरंत हैंड रेस कर दीजिएगा। रेखा जी समझ में आ रहा है? हम्म। चलिए, ये सरोवर पद्म सरोवर, दूसरा है महापद्म सरोवर, तीसरा है टिगिच, सरोवर, चौथा है केसरी फिर सरोवर, केसरी, पांचवा महापुंडरीक, पुंडरीक। नहीं महापुर हाँ पुंडरीक लास्ट वाला है। पुंडरीक, ठीक है। महापुंडरीक और फिर पुंडरीक, ये सरोवर है। और इसी सरोवरों में, इन्हीं सरोवरों में वो एक 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 हजार योजन के वो कमल है, इतने बड़े बड़े कमल है, जो कि वनस्पति काय नहीं है, पृथ्वी काय है। और उनके अंदर देवियां रहती हैं। तो छह सरोवर में छह कमल है, तो छह कमल में कितनी देवियां रहती है? छह 6 देवी, है। छह देवियां। एक कमल में एक देवी। एक कमल में एक देवी, श्री रीं धृति कृति गति कीर्ति कीर्ति बुद्धि और बुद्धि लक्ष्मी, लक्ष्मी। ये छह प्रकार की देवियां रहती है इनमें। ठीक। अब ये हम्म जो सरोवर है पहला, है ना, दिखाई हम्म दे रहा है? नीचे से थोड़ा ऊपर करें क्या इसको? नहीं नहीं दिख ठीक रहा है, है, दिख नीचे रहा है। वाला? दिख रहा है दीदी, ठीक है। दिख रहा है। सब दिख रहा है। हाँ, तो ये जो सरोवर है, कौन सा सरोवर है ये? पद्म पद्म, सरोवर। पद्म सरोवर। इसमें से दो नदियां निकली हैं, एक इधर और एक इधर, ये नदियां निकली हैं। ठीक है दीदी। तो इधर वाली तो है गंगा नदी, हाँ। और इधर वाली है इधर सिंधु भी नदी। मतलब ये जो, अब पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो चार है ना, उनको चार आप ये कोने में, ये ऊपर का समझ लीजिए उत्तर, नीचे का समझ लीजिए दक्षिण, इधर का पूर्व और इधर का पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो इधर जो ये गंगा नदी है वो कहां पर बहती है? कौन सी दिशा में? पश्चिम। पूर्व दिशा, हाँ, पूर्व दिशा, गंगा पूर्व पूर्व दिशा। दिशा। इधर वाली दिशा पूर्व पूर्व, इधर की तरफ ये पूर्व दिशा में बह रही है। ठीक है, तो ये दीदी। गंगा नदी, ये सिंधु नदी। अब दीदी थोड़ा हाँ, ब्लैक बोर्ड स्टार्ट कर लीजिए, उधर बोर्ड दिखाई दे नहीं रहा, थोड़ा सा इधर इस ब्लैक बोर्ड से खिसका लीजिए। इधर। हाँ बस। ठीक है, चलिए। तो ये अब क्या हुआ, ये सरोवर में से दो नदियां निकल रही, गंगा और सिंधु नदी, है ना। अब ये जो पूरा है, ये पहला क्षेत्र का नाम क्या बताया था संगीता जी? भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र। ये वाला पूरा भरत क्षेत्र है, ये जो लास्ट वाला है ये पूरा भरत हम्म, क्षेत्र। हम्म हाँ बोलिए ललिता जी। उसने ऐसे ही बोला, भरत क्षेत्र नाम में बोलने के लिए रहेगा। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र भरत क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र के बीचों बीच, ये यहां से लेके यहां तक ऐसी दो लाइन बनाई है, ये इसमें लिखिए विजयार्ध पर्वत। ये पूरा विजयार्ध पर्वत है। ठीक, बना लिया विजयार्ध पर्वत। अब ये बताइए कि ये जो भरत क्षेत्र है हमारा, उसके छह हिस्से हो गए हैं, एक दो तीन चार पांच छह। आपकी हम्म कॉपी में भी छह हिस्से हो गए होंगे। विजयार्ध हम्म पर्वत के कारण तो दो हिस्से हुए, और गंगा और सिंधु हम्म नदी के कारण दो और हिस्से हो गए। तो हम्म। दो के दो और हिस्से हो गए, तो छह हो गए। अब इन छह में से ये जो सबसे नीचे वाला है, ये है आर्य खंड। सबसे नीचे वाले में लिख दीजिए आर्य खंड। समता भाभी कॉपी लेकर बैठिए। आर्यखंड। और बाकी के ये जो पांच हिस्से हैं, इन ये सब है म्लेच्छ खंड। ये पांचों म्लेच्छ खंड है। मणि। अच्छा।
ठीक है, ये पूरा भारत क्षेत्र का नक्शा हो गया हमारा। हम्म। अब इसमें ये कौन बताएगा कि इसमें अमेरिका कहाँ पर है? पूरे भारत क्षेत्र में अमेरिका कहाँ पर है? एक बिंदु के आर्यखंड में, आर्यखंड में एक दीदी। मिनट जिससे पूछे। जी। कुंद प्रभा जी। आर्य दीदी आर्य खंड में है अमेरिका। और भारत? मलेच नहीं वो भी दीदी, सब आर्य खंड में भारत भी आर्यखंड में और अमेरिका भी? वो तो इतना दूर नहीं है। दीदी, तो दूर है, तो अपना भारत क्षेत्र भी तो काफी बड़ा है। तो सॉरी, आर्य खंड भी तो अपना काफी बड़ा है। अच्छा, चलिए, और कोई आंसर आ रहा है? रेणु जी बोलिए। दीदी अमेरिका मलेच्छ खंड में पड़ेगा अच्छा, खंड है। और भारत आर्य नहीं खंड में है। नहीं नहीं, मलेच खंड में तो धर्म ध्यान होता है ना, मंदिर भी अमेरिका है। कहाँ? मलेच्छ खंड अमेरिका में में नहीं होता धर्म ध्यान। भारत क्षेत्र में ही आएगा। अमेरिका एशिया है ना, तो एशिया महाद्वीप में ही तो आता है। अमेरिका, यूरोप सब वगैरह अमेरिका एशिया महाद्वीप भारत में क्षेत्र कहाँ में ही गया? आएगा। भारत क्षेत्र में चलो अपने चलो आर्यखंड में आएगा चलो, अमेरिका। सुनो अब आप। ये जो अमेरिका, यूरोप, जितनी भी कंट्रीज है वो सब आर्य खंड में ही आती है। उस दिन शायद आप रेणु जी थे नहीं क्लास में, उस दिन ये प्रश्न आया था। उसका ये तो म्लेच्छ खंड, उसको फिर वो अलग क्यों है? म्लेच्छ खंड में क्या है? तो म्लेच्छ खंड में धर्म की प्रवृत्ति नहीं होती, आर्य खंड में धर्म की प्रवृत्ति होती है। अब हमें लगेगा कि अमेरिका में धर्म की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब आर्य खंड में है। मतलब उससे भी ज्यादा स्थिति खराब म्लेच्छ खंड की। जब भरत चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतने जाता है, तो वो यहां से ही जाता है, आर्य खंड से होते हुए, फिर इधर का म्लेच्छ खंड जीतता है, फिर इसकी सीढ़ियां चढ़ते हुए ये म्लेच्छ खंड, ये म्लेच्छ खंड, ये म्लेच्छ खंड जीतता हुआ इधर करके फिर वापस आर्य खंड में आता है। तो जब वो जिस भी म्लेच्छ खंड को जीतता है, वहां की जो राजा रहते हैं, वो अपनी पुत्री को भेंट स्वरूप देते हैं, उनका विवाह होता है। इस तरह से उनकी 96,000 रानियां, 96,000 रानियां चक्रवर्ती की थी, भरत चक्रवर्ती की थी। तो वो सब म्लेच्छ खंड की भी रानियां, वो सब जैन हो जाती हैं फिर बाद में। ऐसा है, ये म्लेच्छ खंड ऐसा है। चलिए, तो ये हमने देख लिया, पूरा भरत क्षेत्र हो गया हमारा, सब कुछ इसी में आ गया है भरत क्षेत्र में। 5 म्लेच्छ खंड है और एक आर्य खंड है। और ये कौन कौन सी नदियां हैं? तो गंगा और सिंधु, 2 नदियां भरत क्षेत्र में बहती है। ठीक है, अब ऊपर आ जाइए, नीचे से हम ऊपर बढ़ रहे हैं। अब कौन सा क्षेत्र आया ये, मंजू जी? हेमवत। महाहिमवन। हेमवत। सॉरी सॉरी दीदी। ये भरत हेमवत, हेमवत। हेमवत क्षेत्र। हिमवन तो ये है, ठीक है, वो सही नहीं, आपने बोला, हेमवत। पर्वत। हिमवन पर्वत पर हेमवत, जो सरोवर है, इसका नाम क्या है? ये महापद्म। ये तो पद्म सरोवर है। ये महापद्म तो महापद्म महापद्म। सरोवर है और इसमें ये ये कमल है। महापद्म हो गया। हम्म, बाबू, कमल है। और अरे इसमें, खिचड़ी बनानी हाँ है। जी दीदी। हाँ, अरे भाई, आप लोग दूसरी बातें करेंगे तो फिर मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। महापद्म सरोवर में कौन सी लक्ष्मी है? कौन सी देवी है? हिरी री, पूरी। हिरी देवी। हिरी हिरी। अब इसमें से भी, महापद्म सरोवर में से भी 2 नदियां बह रही हैं। हम्म अब देखो, इसमें थोड़ा सा ये है कि ये जो दूसरा क्षेत्र है वो हेमवत क्षेत्र है, भरत के बाद हेमवत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 2 नदियां बह रही है, लेकिन इस सरोवर से भी 2 नदियां बह रही है। पहले हम देखते हैं कि इस सरोवर से कौन सी नदियां बह रही है, महापद्म से। तो महापद्म से ये इधर, इधर आकर, उसके भी पहले एक और बात समझना पड़ेगी। ये जो क्षेत्र है हेमवत क्षेत्र, इसके बिल्कुल बीचों बीच नाभिगिरी पर्वत है ना, इसके बिल्कुल बीचों बीच में ये जो राउंड बनाया है वो नाभिगिरी है। तो इधर से आने वाली नदी यहां से होती हुई और फिर इधर चली जाती है। नाभिगिरी पर्वत कहाँ है दीदी? ये देखिए ना, ये बनाया है ना, दिख रहा है? नहीं, ये किसके ऊपर है ये? अरे जो मतलब हेमवत क्षेत्र ये है, हेमवत क्षेत्र में है। क्षेत्र के बीच में, ऐसा?
क्षेत्र के बीच में। पर्वत पर तो सरोवर है, वो हमने देख लिया था, और वहां से नदी भी निकल रही है। कौन सी अच्छा, नदी निकल हिमवन। नदी निकल रही है, इसका नाम है रोहित। हम्म हम्म, ठीक है। और हेमवत। इसी महापद्म सरोवर से एक और नदी निकल रही है। देखो, यहाँ बीच में तो सुमेरु पर्वत है। देखिए, हम्म पद्मा सरोवर, रोहित और नदी निकलती, पद्मा सरोवर से निकलती है। भरत क्षेत्र में 3 नदियां निकलती है नीचे। हाँ, अभी बता रहे हैं ना, आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं। रोहित नदी होती है उसमें। हम्म। देखो, ये जो यहाँ पे तो सुमेरु पर्वत था बीच में, यहाँ पर नाभीगिरी पर्वत है, और इसमें भी नाभीगिरी पर्वत है बीचों बीच। कौन सा क्षेत्र है ये? हरि क्षेत्र, इसमें भी नाभीगिरी पर्वत है। ऐसे ऊपर के भी जो ये क्षेत्र है, ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं, रम्यक, रम्यक और हिरण्यवत, इन दोनों में भी नाभीगिरी पर्वत है। तो ये 4 नाभीगिरी पर्वत हो गए टोटल। इन क्षेत्रों के बीचों बीच, समझ में आ रहा है? इन क्षेत्रों के बीचों बीच नाभीगिरी पर्वत है। तो कौन कौन से क्षेत्रों के बीच? तो हेमवत क्षेत्र के बीच में, हरि क्षेत्र के बीच में, रम्य क्षेत्र के बीच में, और हिरण्यवत क्षेत्र के बीचों मध्य बीच क्षेत्र के बीच। नाभीगिरी पर्वत है। ठीक है। अब ये जो ये जो ये वाला हिरण्यवत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? ये हेमवत क्षेत्र है। ये वाला हेमवत क्षेत्र है, इसके बीच में हम्म जो नाभीगिरी पर्वत है, और इसी हम्म के जो पास वाला सरोवर है महापद्म, वहां से जो नदी निकली है उसका नाम रोहित हो गया। अब और इसी हरिकंठ। में से ये जो पद्म हद था, ये पद्म सरोवर था पहले पर्वत का। हम्म कौन सा पर्वत था? हिमवन पर्वत। उस पे पद्म सरोवर था। इसमें से 2 निकली थी, गंगा और सिंधु। लेकिन इसमें से हम्म एक और निकलेगी, ये नदी यहां से, रोहितास्या नदी, वो निकलेगी यहां से ऐसे। ये रोहितास्या नदी, इधर रोहित और इधर रोहितास्या। कौन से क्षेत्र में हुई ये दोनों, रोहित और रोहितास्या? हेमवत से। हेमवत क्षेत्र में। हिमवत क्षेत्र में। कौन से सरोवर से निकली? ये एक महापद्म से। महापद्म से निकली, और एक पद्म सरोवर से निकली है। पद्म हाँ, सरोवर ये से। ध्यान रखना। क्षेत्र के हिसाब से रोहित रोहितास्या नाम है, लेकिन ये निकलती है, एक तो इधर से निकल रही है भरत क्षेत्र से, मतलब पद्म सरोवर से, और एक निकल रही है रोहित। महापद्म सरोवर से। इस तरह से ये 2 हाँ। नदियां हुई, हम्म। रोहित और रोहितास्या। ये थी गंगा और सिंधु, गंगा और सिंधु। ठीक है। अब ऐसे ही हम आगे बढ़े, यहाँ पर हरि क्षेत्र में आ गए। हाँ, अब पहले हम्म अपन साथ में काल भी समझते जाएंगे। ये जो भारत क्षेत्र हमने देखा था, इसमें ये 5 तो म्लेच्छ खंड है और एक आर्य खंड है। तो इस पूरे भारत क्षेत्र में 6 कालों का परिवर्तन होता है। 6 काल के नाम याद हो गए हैं सबको अब तो? सुकमा सुकमा। सुखमा, सुखमा दुखमा, हाँ, दुखमा सुखमा, दुखमा, दुखमा दुखमा। ये अवसर्पणी के हुए, और ये इससे काल के उल्टे हैं। करेंगे तो उत्तरपणी में आ जाएंगे। तो सबको याद होगा। हाँ। इस तरह से 6 काल के परिवर्तन इस भारत क्षेत्र में होते हैं। लेकिन इसके पास वाला जो ये हेमवत क्षेत्र है, अच्छा, हम्म इसमें जो ये जो भरत क्षेत्र है, ये तो कर्म भूमि है। लेकिन ये जो हेमवत क्षेत्र है, ये भोग भूमि है। ये पूरी भोग भूमि। हेमवत क्षेत्र भोग भूमि है। भोग भूमि का अर्थ क्या बताया था? कि यहाँ पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष आदि होते हैं। कल्पवृक्ष है। हाँ, और जो कुछ कार्य नहीं पड़ता, करना पड़ता। भोग की ही प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता नहीं होती। ऐसा ये भोग भूमि है। कौन सा क्षेत्र? हेमवत क्षेत्र। हेमवत क्षेत्र। अब इससे आगे बढ़ेंगे हम, तो हरि क्षेत्र आ गया ये वाला। ये हरि क्षेत्र है। इसके भी बीचों बीच बिल्कुल नाभीगिरी पर्वत है हरि क्षेत्र में भी। अब ये जो हरि क्षेत्र का सरोवर है,
ये कौन सा सरोवर है? ये तिगिच तिगिच वंदना जी, तिगिच समझ में आ रहा है? तिगिच्छ सरोवर। अब इसमें से भी दो नदियां देखो, महापद्म सरोवर में से दो नदियां निकली थी, एक इधर आई और एक इधर से आई। ऐसे ही इसमें से जो दूसरी नदी निकली महापद्म सरोवर में से, वो एक इधर निकली है। तो ये जो नाभिगिरी पर्वत है, इसकी प्रदक्षिणा देते हुए ये इधर चली गई। महापद्म सरोवर में से निकलकर हरि क्षेत्र में आ गई एक नदी। और जो दूसरी नदी है वो तिगिच्छ सरोवर में से निकली, वो भी नाभिगिरी की प्रदक्षिणा देते हुए और इधर चली गई पूर्व दिशा में। तो करती दो। कौन से क्षेत्र की बात चल रही है अभी? हरि उसकी हरि क्षेत्र की हरि क्षेत्र की। हरि क्षेत्र कर्म भूमि है या भोग भूमि? भोग भूमि भूमि। भोग भूमि, बहुत अच्छा। और सरोवर का नाम क्या है इसका? जो तिगिच तिगिच्छ सरोवर, किस निषद पर्वत पर? निषद पर्वत पर तिगिच्छ सरोवर है। अच्छा, किसी को ध्यान है पर्वतों के कलर? कलर हाँ लिखवाए। दीदी मेरे हाँ को याद है। दीदी, किसको याद है? याद है। हाँ, रेणु मुझे जी। याद दीदी है। दीदी इसमें हिमवन पर्वत का तो पीले रंग का है, और महाहिमवन पर्वत वो चांदी के समान है, और निषद पर्वत जो है वो तपाए हुए सोने के समान है। नील पर्वत जो है बस वैडूर्य मणि के बस समान है। बस बस, अभी इतना ही। निषद पर्वत का पूछा था तो तपाए हुए सोने के समान ये निषद सोने पर्वत के है। समान है। और इस पर सरोवर कौन सा है? निषद पर्वत पर टिक तिगिच्छ टिक सरोवर है। उसमें से दो नदियां निकली हैं। और तिगिच्छ सरोवर में इधर हरी जो हरी कांत हरित, पूर्व दिशा हरित में और हरित कांता। हरित, हाँ। और शीतोदा नदी नहीं, जो हरिता महापद्म से हरिकांता नहीं। निकल कर आई थी, ये नदी इस महापद्म से निकल कर आई थी, ये है हरिकांता। ठीक है। दीदी हरिकांता तो महापद्म से निकल के आई है। हाँ, यही तो बोला, नहीं वो महापद्म तिगिच है, से लेकिन बोल रहे थे ना कि हरि क्षेत्र में आई है। निकली हाँ महापद्म से है लेकिन आई हरि क्षेत्र में। क्षेत्र में है। और मतलब महापद्म से एक निकली है तो वो इसमें गई है हिरण्यवत हेमवत क्षेत्र में। हम्म एक निकली है वो हरि क्षेत्र में आई है। और जो तिगिच्छ सरोवर है उससे हरित नाम की नदी निकली है एक। और दूसरी नदी जो निकली है तिगिच्छ सरोवर से, वो है सीतोदा नदी। थोड़ा ध्यान से शीतोदा देखना नदी आप, है ना? अब हम बहुत आगे हम्म पहुंच गए हैं। ये यहां से निकली ये नदी, ये इसकी सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देती हुई इधर आ गई। हम्म तिगिच्छ सरोवर से निकलकर विंध्य क्षेत्र में आ गई ये नदी। कौन सी नदी? हम्म। सीतोदा नदी। शीतोदा नदी सीतोदा नदी सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए पश्चिम में आ गई। ठीक है, इतना ठीक क्लियर हो गया सबको? अब हम हम्म आगे बढ़ रहे हैं। विंध्य क्षेत्र की अब हमारी चल रही है। विंध्य क्षेत्र में कौन सा, ये जो अच्छा ये जो पिछला क्षेत्र गया हमारा, वो भी भोग भूमि है। हेमवत भी और हरि भी दोनों ही भोग भूमि थे। अब विंध्य क्षेत्र में हम आ गए। तो विंध्य क्षेत्र में कर्म भूमि भी है और भोग भूमि भी है, दोनों ही है विंध्य क्षेत्र में। तो अब कैसे है वो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये इस तिगिच्छ सरोवर से निकलने वाली नदी सीतोदा नदी विंध्य क्षेत्र में आई है। और उसके अपोजिट जो दूसरा पर्वत है, नील पर्वत, कौन से कलर का? नील वैडूर्य मणि। वेडूरी मणि के कलर का ये जो नील पर्वत है, उसके ऊपर जो सरोवर है वो कौन सा है? केसरी सरोवर। उसमें से भी एक नदी हम्म निकली है। तो वो भी सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए और इधर गई पूर्व में। ठीक है, समझ में आ रहा है? सीता नदी,
नमिता जी।